हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के हों या जूनियर इन्वायरमेंटलिस्ट के हों या साइंटिस्ट के हों, सारे पेपर्स का हम डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें आज की वीडियो में हम लोग जो आंध्र प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर जो एपीपीएससी का जो पेपर था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जो कि 14 मई कब 14 मई 2022 को आपका हुआ था ये पेपर, तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसकी वैकेंसीज भी आई हैं, तो आप लोग के लिए इस वीडियो से हेल्प भी मिल सकती है। बाकी हम लोग इसमें केवल जो इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन है उन्हीं को पेपर में से लेने वाले हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की किसी भी एग्जाम की, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए हमारी ये ई बुक है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी ये ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं, जो कि आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के इसमें एमसीक्यूज हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की पीवाईक्यू जो है आपको बिल्कुल डिटेल में, जैसे अभी आप वीडियो में देखेंगे उस तरह बिल्कुल डिटेल में आपको ई बुक में सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, जिसमें लगभग हम लोग 5000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। एक एक करके अभी हम पेपर्स ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर होंगे, प्लस एक्स्ट्रा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको होंगे। इसमें जितने भी आपके चाहे जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर हो, असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, या आपका साइंटिस्ट हो, या अदर जो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पेपर हैं प्रीवियस ईयर, सभी स्टेट के सबको हम लोग इसमें डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एक करके इसमें पेपर जुड़ते जा रहे हैं, तो जिन लोगों को तैयारी करनी है वो लोग इस ई बुक को अपना परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। बाकी आप सिविल की गोली ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहाँ पर भी परचेज इसको कर सकते हैं। चलिए अब आज के पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। 1 सेकेंड, यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर इज डिटरमाइंड बाय ईडीटीए। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से जो है ईडीटीए टाइट्रेशन, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वाटर की प्रॉपर्टी है जो कि आपका ईडीटीए टाइट्रेशन जो मेथड है इसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं ऑप्शन के अंदर का हार्डनेस इन वाटर, टर्बिडिटी इन वाटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर और रेसिडुअल क्लोरीन इन वाटर। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं ईडीटीए मेथड की, ठीक है, अच्छा सबसे पहले ईडीटीए मेथड के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम इसको यूज करते हैं अपने हार्डनेस। पहले हम हार्डनेस को समझ लेते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को समझ लेते हैं। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो आपका जो आपके वाटर में, ठीक है, आपके वाटर में जो मल्टी वैलेंट मेटालिक और कैटायंस है, क्या है जो आपके वाटर में जो मल्टी वैलेंट, जो आपके मल्टी वैलेंट, ठीक है, जो आपके वाटर में मल्टी वैलेंट मेटालिक जो कैटायंस हैं, ठीक है, कैटायंस हैं, उनके कंसंट्रेशन को बताना वही आपका हार्डनेस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? द हार्डनेस ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ मल्टी वैलेंट मेटालिक कैटायंस। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया हार्डनेस। अब हार्डनेस में हमारे पास मेजर आपके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हार्डनेस के, कुछ हमारे माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मेजर में यदि मल्टी वैलेंट अपने मल्टी वायलेंट यदि मेटालिक कैटायंस की यदि हम बात करते हैं, मेजर में आपका क्या आ सकता है? तो कैल्शियम का आपका आयंस हो सकते हैं Ca2+। ठीक है, आपके मैग्नीशियम आयंस हो सकते हैं। तो ये दोनों जो है क्या है, ये आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ये भी याद रख सकते हैं, ये आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, ये आपके मेजर हैं। अब क्या है, ये आपके मेजर हैं। ठीक है, यदि माइनर की बात करते हैं, अपने माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, यदि हम माइनर की बात करते हैं तो माइनर में क्या क्या आ सकता है? जैसे आपका Al+3, ठीक है, आपका Fe2+ हो गया, Fe2+ हो गया, ठीक है, आयरन के आयंस हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉपर के आयरन Cu2+ हो गए। तो ये सारे क्या है? माइनर आपके जो है कैटायंस हैं जो कि हार्डनेस आपका प्रोड्यूस करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं इस हार्डनेस को यदि हमको डिटरमाइन करना है तो हम क्या करते हैं? एक मेथड, ठीक है, डिफरेंट मेथड, ऐसे हार्डनेस को डिटरमाइन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें से यदि हम अपने मेजर कैटायंस की यदि हम बात करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की यदि हम बात करते हैं, तो उसके लिए एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम टाइट्रेशन करते हैं। जो हमारे वर्सनेट सॉल्यूशन होता है उसके साथ हम क्या करते हैं? टाइट्रेशन करते हैं। और ये मेथड जो है वो आपका होता है आपका ईडीटीए मेथड। ठीक है, ईडीटीए मेथड हम क्या करते हैं? वाटर को टाइट्रेट करते हैं। ठीक है, किससे? एथिल डाइएमीन नाइट्रेट एसिड से। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? अपना टाइट्रेशन करते हैं और टाइट्रेशन करके अपने हार्डनेस को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हार्डनेस क्या होता है? तो आपका एरोमेटिक ब्लैक टी जिसको हम कहते हैं, ईबीटी कहते हैं, वो फॉर्म होता है और वो क्या करता है? आपको कलर को चेंज करता है और वही आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम किसके लिए यूज करते हैं? आपका हार्डनेस के लिए। तो बहुत सी चीज़ें इसमें हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है,
बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज मेथड है आपका डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है, ठीक है। अब इस मेथड में हम जो है अपने जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, इन सबको जो है इस मेथड से हम हार्डनेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस की कैटेगरी भी आपको बता दी, एक आपका हार्डनेस जो होता है 2 कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, ठीक है। एक आपका कार्बोनेट हार्डनेस होता है, एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका हार्डनेस होता है। तो ये भी चीज़ें अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, वहाँ पर और एक्सप्लेनेशन इनको मैं करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द क्लीनिंग ऑफ स्लो सैंड फिल्टर इज डन बाई, कह रहा है जो स्लो सैंड फिल्टर होता है, ठीक है, उसकी क्लीनिंग जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है। यदि हम बात करते हैं, हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए 2 हमारे सैंड फिल्टर हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर होता है और एक रैपिड सैंड फिल्टर होता है। यदि हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं, ये किसका बना होता है, तो ये फाइन सैंड जो कि आपका ग्रेवल के द्वारा सपोर्ट किया जाता है उसके द्वारा बना होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको नियर द सरफेस कैप्चर कर लेता है, ठीक है, बेड पर जो आपका नियर द सरफेस कैप्चर कर लेता है और यूजुअली आपका वाटर उसके द्वारा सीप होकर निकल जाता है और उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लीनिंग की यदि हम बात करते हैं, फिल्ट्रेशन करेंगे तो जरूरी बात है कि जितने उसमें से अनवांटेड मटेरियल से वो भी होंगे, तो वो क्या होते हैं कि वो जाकर जमने लगते हैं। तो इनकी क्लीनिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्लो सेंट फिल्टर में, यदि हम स्लो सेंट फिल्टर में बात करते हैं तो हम स्क्रैपिंग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, उसका रिमूवल हम स्क्रैपिंग द्वारा करते हैं। और क्या करते हैं, जो हमारा टॉप लेयर होता है, ठीक है, उसमें 1.5 टू लेकर 3 सेंटीमीटर टॉप लेयर जो सेंट का होता है, ठीक है, उसको स्क्रैप करते हैं स्क्रैपर्स के द्वारा और उसके द्वारा हम क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने फाइनली हमारा जो टॉप सरफेस होता है उसको रेड करेंगे, रफ करेंगे, क्लीन करेंगे, जिससे हमारा गुड वाटर जो है वो वॉश होकर आने लगेगा, उसका फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये आपका स्लो सेंट फिल्टर के लिए है, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी और भी चीज़ें हैं, यदि हम रैपिड सेंट फिल्टर की यदि हम बात करते हैं तो हमारा रैपिड सेंट फिल्टर जो किसका कंसिस्ट होता है, तो ये बना होता है आपका लार्जर सेंट ग्रेन्स का, ठीक है, जो कि ग्रेवल्स के द्वारा सपोर्ट किया होता है, ठीक है। अब इसकी यदि हम क्लीनिंग की बात करते हैं तो इसकी क्लीनिंग हम करते हैं किसके द्वारा, तो इसकी क्लीनिंग हम बैक वॉशिंग के थ्रू करते हैं। रैपिड सेंट फिल्टर क्लीनिंग हम बैक वॉशिंग के थ्रू करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी दोनों का कंपैरिजन भी आपको टेबल में दे रखा है। जैसे यदि हम प्री ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्लो सेंट फिल्टर में, तो यहाँ पर जो एफ्लुएंट्स होते हैं उनका सेडिमेंटेशन द्वारा ट्रीटमेंट हो जाता है, बट इसमें रैपिड सेंट फिल्टर में बात करते हैं उसमें कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन इनके द्वारा होता है। यदि हम इफेक्टिव साइज रिटेंट की बात करते हैं तो स्लो सेंट फिल्टर के लिए 0.2 से लेकर के 0.4 mm होता है, जबकि आपके रैपिड सेंट फिल्टर के लिए 0.35 mm से लेकर के 0.55 mm होता है। फिल्टर सेंट की बात करते हैं जिसका साइज कितना होता है 1.8 टू 3 मीटर और इसका 1.2 टू 1.8 मीटर होता है। ऐसे ग्रेवल का जो लेयर होता है उसकी थिकनेस की यदि हम बात करें तो आपका स्लो सेंट फिल्टर में 30 टू 75 सेंटीमीटर, जबकि आपके रैपिड सेंट फिल्टर में 60 टू 90 सेंटीमीटर होता है। यदि साइज ऑफ ईच यूनिट की बात करते हैं तो इसकी साइज बड़ी होती है जो कि 30 गुणे 60 मीटर की होती है और इसकी साइज छोटी होती है रैपिड में 5 गुणे 8 की होती है, ठीक है। एरिया जब साइज इसका बड़ा तो एरिया इसका ज़्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं लोड सॉकिंग के लिए तो स्लो सेंट फिल्टर की फ्लेक्सिबिलिटी लेस होती है, रैपिड की ज़्यादा होती है, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इसका 100 टू 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है और इसका 3000 टू 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यदि हम एफिशिएंसी ऑफ रिमूविंग बैक्टीरिया को रिमूव करने की एफिशिएंसी की बात करते हैं, स्लो सेंट फिल्टर इसमें ज़्यादा एफिशिएंट होता है, बट यदि हम रैपिड सेंट फिल्टर की बात करते हैं तो ये आपका लेस एफिशिएंट इसमें होता है, ठीक है। एफिशिएंसी कलर रिमूवल की बात करते हैं तो स्लो सेंट फिल्टर उसमें लेस एफिशिएंट होता है, बट रैपिड जो है उसमें ज़्यादा एफिशिएंट आपका होता है, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस कहीं भी जा सकते हैं, तो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। पोस्ट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें ऑलवेज आपका जो है डिसइंफेक्शन का रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है स्लो में, लेकिन आपका रैपिड में डिसइंफेक्शन आपका रिक्वायर्ड होता है। टर्बिडिटी रिमूवल की बात करते हैं तो अप टू 50 ppm तक रिमूवल करता है आपका स्लो सेंट फिल्टर और अप टू 35 ppm करता है कौन, रैपिड सेंट फिल्टर। क्लीनिंग मेथड अभी आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, इसमें स्क्रैपिंग के द्वारा रिमूवल करते हैं और इसमें बैक वॉशिंग के थ्रू करते हैं, इसमें कंप्रेस्ड एयर को हम पास करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यदि हम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉशिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है, तो जब 0.2 0.6% ऑफ टोटल फिल्ट्रेशन वाटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, 1 से 3 महीने के लिए, बट यहाँ पे 1 से 3 दिन पर ही आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है बैक वॉशिंग के लिए, ठीक है। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, स्लो सेंट फिल्टर की क्लीनिंग जो है हम किससे करते हैं, तो आपको पता चल गया स्क्रैपिंग के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू, स्क्रैपिंग के थ्रू। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन वाटर प्यूरिफिकेशन। कह रहा है कि जब हम अपना वाटर प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो इनमें से कह रहा है किसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, अच्छा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के क्रम में आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपका, स्लो सेंट फिल्टर, रैपिड सेंट फिल्टर दे रखा है आपका, ड्यूअल मीडिया फिल्टर दे रखा है,
और आपका मिक्स मीडिया फिल्टर दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका जो है, ठीक है, फिल्ट्रेशन कौन प्रोवाइड करता है प्यूरिफिकेशन में, वाटर प्यूरिफिकेशन में, तो सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन आपको मिक्स मीडिया फिल्टर सबसे ज़्यादा कौन करता है, मिक्स मीडिया फिल्टर करता है। उसके बाद कौन करता है, जो मिक्स मीडिया फिल्टर के बाद से आपका जो ड्यूल मीडिया फिल्टर है वो करता है, ठीक है। ड्यूल मीडिया फिल्टर के बाद यदि हम करते हैं तो आपका रैपिड सेंट फिल्टर, और सबसे कम कौन करता है, स्लो सेंट फिल्टर, ठीक है। रैपिड सेंट फिल्टर, और उसके बाद ये रहा तीसरा रैपिड सेंट फिल्टर, और सबसे कम आपका स्लो सेंट फिल्टर, ठीक है। ये सबसे स्लोवेस्ट देता है। तो ये आपका 4, तो सबसे सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बाय सेडिमेंटेशन द फ्लोकुलेंट पार्टिकल फॉलोज। कह रहा है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में सेडिमेंटेशन में फ्लोकुलेंट पार्टिकल जो फॉलो करता है सेडिमेंटेशन, वो कौन सा करता है, टाइप 1 सेटलिंग करता है, टाइप 2 सेटलिंग करता है, टाइप 3 सेटलिंग करता है, टाइप 4 सेटलिंग करता है, ठीक है। अच्छा, हम डिस्क्रीट सेटलिंग के लिए हम बात करते हैं जिसमें आपके पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, जिसमें हम न्यूटन और स्टोक्स लॉ द्वारा हम सेडिमेंटेशन को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। जिसमें आपका यदि हम सेटलिंग्स की बात करते हैं तो टाइप 1, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग कहते हैं। इसमें जो पार्टिकल जो है इंडिविजुअली बिना किसी अदर पार्टिकल जो उसके नेबर पार्टिकल होते हैं उससे बिना इंटरेक्ट किए हुए वो पार्टिकल इंडिविजुअली क्या होते हैं, आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। टाइप 2 की यदि हम बात करते हैं जिसको हम फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स कहते हैं। अब फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये फ्लोकुलेशन को कॉज करते हैं ये पार्टिकल, और क्या करते हैं, पार्टिकल के मास को इंक्रीज करते हैं, जिसके बाद वो फास्टर रेट से क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है फ्लोकुलेंट पार्टिकल का। यदि हम टाइप 3 की बात करते हैं जिसको हिंडर्ड या जोन सेटलिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें जो मास ऑफ पार्टिकल्स वो क्या करता है, अपने यूनिट वेट के इंडिविजुअली क्या होता है, फिक्स होकर फिक्स पोजीशन में, एक फिक्स पोजीशन में अपने यूनिट वेट के कारण सेटल डाउन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंडर्ड या जोन सेटलिंग, एक जोन में सेटलिंग होकर दिखती है। ऐसे ही जब हम कंप्रेशन की टाइप 4 की बात करते हैं जिसको हम कंप्रेशन सेटलिंग कहते हैं, इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है वो आपका बहुत हाई होता है, जिससे आपका सेडिमेंटेशन जो होता है ओनली अपने स्ट्रक्चर में जो है कॉम्पैक्ट आपका कॉम्पैक्शन के थ्रू ही आपका पार्टिकल सेटल डाउन होगा, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल का कंसंट्रेशन वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपको मैंने सेटलिंग बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका फ्लोकुलेंट के लिए आपको क्या बताया, टाइप 2 सेटलिंग जो है वो फ्लोकुलेंट के लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, टाइप 2 सेटलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्यूब सेटलर इज इनकरेक्ट। करें इनमें से दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपके ट्यूब सेटलर के लिए इनकरेक्ट है, ठीक। क्या कह रखा है आपका पहला, कह रहा है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चैनल्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ओके। सेटलिंग डेप्थ इज लेस देन कन्वेंशनल वन, सेटलिंग टाइम इज लेस देन कन्वेंशनल वन, और कह रहा इफेक्टिव सेटलिंग एरिया इज डिक्रीज्ड बाय providing multiple tubular channels sloped at an angle of 60 degree and adjacent to each other। अच्छा, यदि हम बात करते हैं ट्यूब सेटलर की, ट्यूब सेटलर की बात कर लें या आपके पैरेलल प्लेट्स की बात कर लें, दोनों की यदि हम बात करते हैं, ये दोनों किस लिए प्रोवाइड किए, ये दोनों जो है आपके, चाहे वो आपका सर्कुलर क्लैरिफायर हो या आपका क्या करता है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन बेसिन हो, ठीक है, या आपका सर्कुलर क्लैरिफायर हो या आपका रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन बेसिन हो, दोनों के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। किसके लिए, तो ये क्या करता है, जो सेटलिंग कैपेसिटी है, सेटलिंग कैपेसिटी उसको क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, सेटलिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों क्या करता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है ना, वर्टिकल डिस्टेंस को जो आपका फ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस को ये कम कर देता है। वर्टिकल डिस्टेंस कम होने से जो फ्लो पार्टिकल्स हैं वो बिफोर एक दूसरे से पार्टिकल जो एक्यूमुलेट होकर लार्जर पार्टिकल होने से पहले ही सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि हम ट्यूब सेटलर की बात करते हैं तो इसमें यदि हम ट्यूब सेटलर की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं जो कि अपना 60 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, यदि हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, ये कंबाइंडली क्या करते हैं, जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये कंबाइंडली एक आपका जो सेटलिंग एरिया है ना उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं, इंक्रीज इफेक्टिव सेटलिंग एरिया को क्या करते हैं, ये इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं अपने स्टेटमेंट्स को, अरे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चैनल एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, ये 60 डिग्री के एंगल के मल्टीपल चैनल होते हैं। वैसे ये क्या, सेटलिंग डेप्थ इज लेस देन, बिल्कुल यहाँ पर हम सेटलिंग डेप्थ की बात करते हैं जो कन्वेंशनली हम यूज करते हैं उससे यहाँ पर कम देखने को सेटलिंग डेप्थ में मिलता है, क्योंकि ये आपका वर्टिकली जो है डिस्टेंस इसमें रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी सही बात है। अरे सेटलिंग टाइम इज
जाहिर सी बात है जब डिस्टेंस से कम हो सेटलिंग टाइम भी कम हो जाता है, तो ये भी सही बात है कन्वेंशनल वन से। कह रहे इफेक्टिव सेटलिंग एरिया इज डिक्रीज, नहीं, अभी आपको पता है क्या होता है, इफेक्टिव सेटलिंग एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज होता है बाई प्रोवाइडिंग मल्टीपल ट्यूबुलर चैनल स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो पूरे स्टेटमेंट्स को अभी मैंने आपको समझाया। तो कह रहे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा हमारा क्लैरिफायर टैंक, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्यूब सेटलर रहा, ठीक है, ये हमारा रहा ट्यूब सेटलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह द हॉरिजॉन्टल tunnels constructed at shallow depths along the bank of river to intercept ground water tables are called। कह रहे जो आपके ग्राउंड वाटर टेबल को इंटरसेप्ट करने के लिए जो बैंक्स के रिवर पर जो हॉरिजॉन्टल टनल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं शैलो डेप्थ के, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कैनाल्स कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज कहते हैं, या स्प्रिंग्स कहते हैं, या लेक्स कहते हैं। यदि हम इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज की बात करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आपके हॉरिजॉन्टल टनल्स जो कि आपके बैंक ऑफ रिवर जो नदियां होती हैं उनके किनारों पर ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जिनकी डेप्थ जो है आपकी 3 to 5 मीटर शैलो डेप्थ होता है, 3 to 5 मीटर का होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होती है उस पर से टैप, जो रिवर बेड्स के पास जो वाटर बेरिंग स्ट्रेटा होती है उसमें से टैपिंग के थ्रू जो वाटर है ना, टैपिंग के थ्रू जो है इन गैलरीज में आकर इकट्ठा होने लगता है। तो इन्हीं वाटर्स को इकट्ठा करने के लिए ये आपके गैलरीज जो है या ये टनल्स जो हैं जो कि आपके शैलो डेप्थ के होते हैं वो रिवर बैंक्स पे आपके कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये आपका इसके बारे में मैंने बता दिया। ये रहे आपकी, ये रहा उसका लेयर्स, ठीक है। ये आपका पेरिनियल, जो आपके पेरिनियल रिवर्स होते हैं उनके ही बैंक पर लगभग 3 to 10 मीटर डेप्थ का जो ये आपको बनाया जाता है, जिसका जब डिस्चार्ज की बात करते हैं तो आपको 1500 से लेकर 7000 मीटर क्यूब पर डे पर 100 मीटर ऑफ गैलरीज आपको यहाँ पर डिस्चार्ज भी मिलता है इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, यहाँ पर ये होती है जो आपका ये कंस्ट्रक्शन होता है ये इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कॉपर सल्फेट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कंट्रोल इन लेक्स। कह रहा है कि जो हमारी लेक्स होती हैं, जो झीलें होती हैं, उसमें कॉपर सल्फेट को मोस्टली किसकी कंट्रोल के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है। क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर कंट्रोल के लिए, ग्रोथ ऑफ एल्गाई के लिए, या डिस्पर्जन ऑफ सिल्ट के लिए, या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यदि हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट यदि हम बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CuSO4, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज में लाया जाता है, तो ये आपके, ठीक है, जो आपके लेक्स हैं, तो लेक्स में जो एल्गी है, लेक्स में आपको एल्गी देखने को मिलेगी। अब ये एल्गी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, तो ये एल्गीज क्या करती हैं, वहाँ पर जो है कार्बोजेनस कंपाउंड्स को फॉर्मेशन करती हैं, जो कि आपका जो भी उसमें एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे फंगी हो या एल्गाई हो या रूट किलर हो, उनको ख़त्म करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये केमिकल आपके एल्गाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। बट ज़्यादा मात्रा में भी हो गया तो ये आपको एक्वेटिक लाइफ जो है उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ग्रोथ ऑफ एल्गाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। प्रोसीड करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज पर IS 10-500 2012 द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर शैल नॉट एक्सीड इन द अब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्सेज। कह रहे अल्टरनेट सोर्सेज के अब्सेंस में आपका एज पर IS 10-500 2012 जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है आपका फ्लोराइड कंटेंट का, वो किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए आपका ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है। तो हम एज पर IS 10-500 2012 जो है आपका डिफरेंट पैरामीटर्स यहाँ पर दे रखे हैं, इनकी परमिसिबल लिमिट भी है, कॉज फॉर रिजेक्शन भी, तो एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड की यदि हम बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट 500 और आपका कॉज फॉर रिजेक्शन 2000। ये अपडेटेड है, याद रखिएगा, आपका कोड अपडेट हुआ है, तो हमने ये डाटा जो लिया है वो अपडेटेड डाटा लिया है, ओल्ड डाटा को हमने नहीं लिया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्बिडिटी यदि हम बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट 1 NTU हो जाएगा, और यदि आपकी कॉज फॉर रिजेक्शन 10 NTU हो जाता है। कलर की बात करते हैं तो इस तरह आपका टीस्यू में लेते हैं, 5 टीस्यू आपका परमिसिबल होता है और 15 टीस्यू कॉज फॉर रिजेक्शन। तो सारी डेटा इसमें आप लोग को दे रखी है, आप लोग सारे डेटा को पढ़ सकते हैं PDF में, ठीक है। यदि हम बात करें, हमारा किसके लिए पूछ रखा है, आपका फ्लोराइड के लिए पूछ रखा है कि आपका फ्लोराइड के लिए जो किसी से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम फ्लोराइड के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सभी चीज़ें दे रखी हैं, एक एक करके आप लोग देख सकते हैं, अमोनिया, क्लोराइड, सब कुछ। फ्लोराइड के लिए देखते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल लिमिट आपका 1 है, 1 मिलीग्राम पर लीटर, और कॉज फॉर रिजेक्शन 1.5
मिलीग्राम पर लीटर आपका फ्लोराइड कंटेंट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट के लिए ट्रांसफर रिएक्शन कितना, जिससे ट्रांसफर रिएक्शन क्या मतलब है, इससे ज़्यादा एक्सेड नहीं करना चाहिए, तो वो आपका वैल्यू है 1.5 ppm, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी भी आप लोग डाटा देख सकते हैं, पूरी हमने यहाँ पर प्रोवाइड आपके लिए कर दी है जो भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ई कोली और बी कोली आर हार्मलेस ऑर्गेनिजम्स बट देयर प्रेजेंस इन वाटर इंडिकेट्स द, कह रहा है जो आपका बी कोली और ई कोली ये हार्मलेस आपका ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है जो वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, चाहे हम ई कोली की बात कर लें, ई कोली फॉर्म्स की बात कर लें, या बी कोली फॉर्म्स की हम बात कर लें, बी कोली की बात कर लें, ये अब कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो है जो एनिमल है या ह्यूमन है उसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। ये हार्मलेस होते हैं, नॉन स्पोर होते हैं, निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपके जो है प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किसको इंडिकेट करते हैं, ये आपके वाटर में आपके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसके प्रेजेंस को ये आपका क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजिंग सर्कुलर सिस्टम द मेन पाइपलाइन विल बी, कह रहा है आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हम सर्कुलर सिस्टम में आपका मेन पाइपलाइन जो है वो कहाँ पर होगा, इन द सेंटर ऑफ द सिटी या एट द साइड ऑफ द सिटी या ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सिटी या एनीवेयर इन द सिटी। चलिए हम लेआउट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हम जब अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वाटर को सर्कुलेट करना है, ठीक है, तो उसको डिफरेंट हमारे पास लेआउट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जिसमें आपको कौन कौन से हो सकते हैं कनेक्शंस, जिसमें आपका होता है डेड एंड या जिसको हम ट्री सिस्टम कहते हैं, ग्रिड सिस्टम या रेक्टिकुलर सिस्टम होता है, या आपका रिंग सिस्टम जिसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, या आपका रेडियल सिस्टम होता है। चलिए एक एक को देख लेते हैं, फिर आएंगे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन किसके लिए है, तो हमारा क्वेश्चन है सर्कुलर सिस्टम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेड एंड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज में लाया था, ये फॉलो किया जाता है आपके ओल्ड टाउन्स के लिए, जो आपके पुराने शहर हैं उनके लिए फॉलो होता है। इसको हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, और एक ही रूट होता है वाटर के लिए, इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट और केवल एक ही रूट होता है जहां से वाटर आपका फ्लो करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो भी इसमें कहते हैं। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि वाटर सर्कुलेशन को, फ्री सर्कुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे डेड एंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम स्टेगनेट वाटर के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर आपको स्कॉर वॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपका ये कंसिस्ट होता है, एक मेन सप्लाई पाइप होती है जो कि आपका नंबर ऑफ सब पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। राइट एंगल पे आपका नंबर ऑफ सब पाइप से जुड़ा होता है, सब मेन पाइप से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो आपका जो सब मेन पाइप्स हैं उनको भी सेवरल ब्रांच पाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लेटरल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है, ठीक है। ऐसे ही हम ग्रिड सिस्टम के लिए हम बात करते हैं, तो ग्रिड सिस्टम जो होती है इसको इंटरलेक्टेड सिस्टम या रेटिकुलेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका चाहे मेंस को या सब मेन हो या आपका ब्रांचेज हो, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड इस सिस्टम में होते हैं। इसमें कोई आपको इस सिस्टम में डेड एंड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी इसका मेन, और ये आपका किस में यूज होता है, जो आपका वेल प्लांट सिटीज है, कहाँ, जो आपके वेल प्लांट सिटीज है उसमें यूज में लाया जाता है, ठीक है। और फायर के टाइम पे इसको जो वाटर है उसको डाइवर्टेड करके इफेक्टिव एरिया से दूसरे और वॉल्स के थ्रू ले जाया जा सकता है। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। इसका डिजाइन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है और कॉस्टलियर भी होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लंबाई के पाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और इसमें स्लूस वाल जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए कॉस्टली भी होता है, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं अपना, यदि हम बात करते हैं रिंग सिस्टम की, तो रिंग सिस्टम जो होता है इसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम, ये सिस्टम आपके क्लोज्ड रिंग की तरह होता है, जिसमें जो आपके पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो आपके पेरीफेरी पर होता है। कहाँ पर, पेरीफेरी पर इसमें पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है ये कंसिस्ट होता है आपका मेन पाइप जो होता है पूरे एरिया के ऑल अराउंड एकदम पेरीफेरी पर पूरा आपका बना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिंग सिस्टम, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये आपका इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। और ये आपका किसके लिए, तो ये आपके टाउन्स और सिटीज के लिए, ठीक है, जो कि आपको वेल प्लान रोड्स वगैरह उसके लिए जो है यूज में लाया जाता है। तो ये रहा आपका सिस्टम, ठीक है। इस तरह रेडियल सिस्टम की यदि हम बात करते हैं, रेडियल सिस्टम, तो ये आपका बेस होता है प्रेशर पे, ठीक है। ये आपका हायर सर्विस हेड आपको प्रोवाइड करता है और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ये भी आपका जो भी आपका सिटिंग, जो भी आपकी टाउन या सिटी है जिसके पास जो है अपना सिस्टम आपका रेडियल रोड सिस्टम है डिफरेंट सेंटर के लिए, उसके लिए यूज में लाया जाता है। तो ये रहा आपका रेडियल सिस्टम।
इस तरह से हमने सारे सिस्टम आपको बता दिए हैं। हमारा क्वेश्चन सर्कुलर के लिए था, तो यदि हम सर्कुलर की बात करते हैं सिस्टम की, तो जो पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेआउट है, वो कहाँ पर होता है, तो आपके सिटी के पेरीफेरी पर होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कह रहा है द रिगोसिटी कोफिशिएंट वैल्यू यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ सीवर लाइंस डिपेंड्स ऑन। कह रहा है आपका जो रिगोसिटी कोफिशिएंट होता है सीवर डिजाइन में, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, आपका जो फ्लो सीवर पाइप में होता है, ठीक है, वो आपका अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होता है, वो आपका फ्लो होता है। ठीक है, जैसे आपका ओपन चैनल फ्लो होगा, इसमें एटमॉस्फेयर के कंडीशन में आपका फ्लो होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो डिजाइन का फॉर्मूला कौन देता है कैलकुलेशन, डिस्चार्ज कैलकुलेशन के लिए वो मैनिंग्स फार्मूला यूज करते हैं, जिसमें यदि हम एन की बात करते हैं, यहाँ पर मैनिंग फार्मूला आप देख सकते हैं, क्यू इक्वल टू 1/m AR 2/3 S पे पावर 1/2, जहाँ पर एक एन क्या है आपका रफनेस कोफिशिएंट, जो कि आपका रिगोसिटी कोफिशिएंट का किस पर डिपेंड होता है, ये आपका पाइप मटेरियल पर डिपेंड करता है। आर क्या है, हाइड्रोलिक रेडियस, जो कि आपका पाइप ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। एस आपका बेड स्लोप है, जो कि आपका जिस पर पाइप आपका ले डाउन किया जाता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये आपका मटेरियल ऑफ सीवर पाइप पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स पार्ट ए एफ्लुएंट्स, द मैक्सिमम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फॉर एफ्लुएंट्स फॉर्म फ्रॉम इनलैंड सरफेस वाटर। तो यहाँ पर आपका जो जनरल स्टैंडर्ड आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का चार्ट दे रखा है। ठीक है, जो कि आपका 9 रूल, जो कि आपका एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 दिया हुआ है शेड्यूल 6 में। तो कह रहा है उसमें आपको एफ्लुएंट्स के लिए बताना, इनलैंड सरफेस वाटर के लिए वहाँ पर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल के पेपर्स में इस चार्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो ये चार्ट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर पैरामीटर दे रखा है, एक आपका क्वेश्चन इनलैंड सरफेस, ज़्यादा इनलैंड के लिए पूछता है, बाकी आपका पब्लिक वाटर है, लैंड फॉर इरिगेशन है, और मेराइन कोस्टल एरिया है। ठीक है, तो हमारा किसके लिए, बाकी पूरी डाटा आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन किसके लिए, आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए पूछ रखा है। तो यदि हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की यदि हम बात करते हैं, इनलैंड सरफेस के लिए पूछते हैं, तो वो कितना होता है, 250 लेकर चलते हैं, 250 mg पर लीटर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 250 mg पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी आप लोग PDF में पूरी डाटा को देख सकते हैं, पूरा हमने डाटा इसका प्रोवाइड कर रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, स्लज थिकनिंग विल रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ स्लज बाय डॉट कंडीशनिंग। अच्छा, स्लज थिकनिंग की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, स्लज थिकनिंग क्या होता है, स्लज थिकनिंग एक आपका प्राइमरी फिजिकल प्रोसेस होता है, जो कि आपका क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपका स्लज वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होता है। ये होता है आपका स्लज थिकनर। ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स के स्लज थिकनर हमारे जनरली यूज में लाए जाते हैं, जिसमें आपका एक होता है ग्रेविटी थिकनिंग, एक होता है आपका एयर फ्लोटिंग, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप। ठीक है, ये आपका होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या है आपका एक प्रकार का फिजिकल कंडीशनिंग है, ये आपका फिजिकल कंडीशनिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्रेश स्लज हैज मॉइस्चर कंटेंट 99%, ओके, एंड आफ्टर थिकनिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड टू 96%। कह रहा है द रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्लज, स्लज वॉल्यूम का रिडक्शन आपको पूछ रखा है। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन में स्लज वॉल्यूम का रिडक्शन आपको पूछे, ठीक है, सबसे पहले हम मॉइस्चर कंटेंट हम निकालेंगे। मॉइस्चर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला आपको देख सकते हैं, V2/V1 इक्वल टू 100 - P1/100 - P2। यहाँ पर P1 आपका 91% दे रखा है, P2 96% दे रखा है। वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो V2/V1 1/4 मीन्स आपका 0.25 मिल जाएगा। ऐसे ही आप डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो 1 में से उसको V2 - V1 को आप माइनस कर लीजिए, तो आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम आपका वॉल्यूम मिल जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा यहाँ पर 75%। ओके, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 75%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं, प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह द 2 मेन गैसेज लाइब्रेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड। कह रहा है जो आपके 2 गैसेज यहाँ पर मेन गैसेज जो कि आपका अनएरोबिक स्लज डाइजेशन टैंक से निकलते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यदि हम अनएरोबिक डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय माइक्रोबायल एक्टिविटी होता है इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू बायोमास एंड बायोगैस। अब यहाँ पर मेन यदि हम बात करते हैं गैसेस कौन से आपका प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 प्रकार की गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है आपका मीथेन CH4 और एक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, ये मेन गैसेस होती हैं। बाकी अदर भी गैसेस इसमें हैं, जिसमें आपका यदि हम परसेंटेज की बात करते हैं तो मीथेन आपका CH4 जो कि आपका 50 to 75% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका जो है 25 to 50% होता है, हाइड्रोजन 5 to 10% होता है, नाइट्रोजन आपका 1 to 2% होता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड
वो ट्रेसेस में होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर मेन इसमें कौन कौन से गैसेज हो गई, तो वो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और आपका मीथेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन व्हाट मीडिया डज द स्लज ड्राइंग बेड वर्क। कह रहे जो स्लज ड्राइंग बेड होता है वो किस मीडिया पर वर्क करता है। तो यदि हम स्लज ड्राइंग बेड की बात करते हैं तो ये प्राइमरली वर्क करता है किस पर, तो बेड ऑफ सैंड एंड ग्रेवल पर, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो आपका ड्रेनेज और इवेपोरेशन दोनों को अलाउ करता है, जिससे आपका स्लज वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। स्लज वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किसके हम बेड को यूज करते हैं, तो वो सैंड बेड होता है। सो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हीमोग्लोबिन इट फॉर्म्स। कह रहा है जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, हमारा ऑप्शन देखेंगे, तो यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का पॉइजनस कंपाउंड बनाता है। जब हीमोग्लोबिन से यदि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो आपका एक पॉइजनस कंपाउंड बनाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपके ब्लड टॉक्सिसिटी जो है, ठीक है, उसको इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण मौत भी हो सकती है। ये भी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके कारण जो है हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके कार्बो ऑक्सलिक हीमोग्लोबिन और कार्बो ऑक्सलिक हीमोग्लोबिन जो है वो स्टेबल आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कि आपका ब्लड सेल्स में आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कराए कोफिशिएंट, कराए कलेक्शन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर ranges between dot for particle size between 1.2 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। कह रहा है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर होता है उसका कह रहा है कि यदि आपका पार्टिकल साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 0.2 माइक्रोमीटर है तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर की बात करते हैं तो ये आपका हाईली इफेक्टिव एयरबोर्न पार्टिकल को कैप्चर करने का डिवाइस होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये हाईली इफेक्टिव आपका एयरबोर्न पार्टिकल का कैप्चरिंग डिवाइस होता है, ठीक है। बट इसका कलेक्शन जो होता है वो डिपेंड, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज पर। यदि आपका पार्टिकल का साइज 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर इस रेंज में है तो इसकी कलेक्शन एफिशिएंसी जो होती है वो आपके मिनिमम होती है, वो जो कि आपका कलेक्शन एफिशिएंसी इसके लिए 96 to 97% होती है, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर के बारे में, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। तो ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यदि हम बात करते हैं इसकी मेन, यदि हम एफिशिएंसी की बात करते हैं सभी प्रकार के पार्टिकल्स के लिए वेट और ड्राई कंडीशन में, तो मोर देन 99% आपको मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन 96 to 97%। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द collection of efficiency of an electrostatic precipitator under ideal condition is generally estimated by, जो आपका करा है जो एफिशिएंसी, जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का, ठीक है, तो अंडर द आइडियल कंडीशन हम किसके द्वारा जो है इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो अपना जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर का उसको फाइंड करने के लिए जनरल कंडीशन में हम डिस्टेंस एंडरसन इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन क्या देता है, तो आपका एफिशिएंसी को बताता है, ठीक है, आइडियल कंडीशन में, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि फार्मूला की बात करते हैं तो ये रहा उसका फार्मूला, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस डब्ल्यू इंटू ए बाई क्यू, जहाँ ए क्या है आपका कलेक्शन एफिशिएंसी है, डब्ल्यू क्या है आपका माइग्रेशन वेलोसिटी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ए क्या है आपका इफेक्टिव कलेक्शन प्लेट एरिया ऑफ द प्रिसिपिटेटर इन मीटर स्क्वायर है, और क्यू क्या है गैस फ्लो थ्रू प्रिसिपिटेटर इन मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये हमने आपको डेटा ये बता दिया, फार्मूला याद रखेंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर अगला क्वेश्चन, ए वेंचुरी स्क्रबर यूज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूटेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है जो वेंचुरी स्क्रबर है जो कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है, कह रहा है इनमें से कौन उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ड्राई स्क्रबर, वेट स्क्रबर, आपका ग्रेविटी स्क्रबर, प्रेशर स्क्रबर। यदि हम बात करते हैं वेट स्क्रबर्स की बात करते हैं तो वेट स्क्रबर किसका एग्जांपल ये पूछ रखा है ना, वेंचुरी स्क्रबर किसका एग्जांपल है। यदि हम बात करते हैं वेट स्क्रबर की
तो वेट स्क्रबर को हम यूज में लाते हैं किसके लिए, आपके रिमूवल ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स की, जिसके एग्जांपल ये तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें क्या क्या आता है आपका स्प्रे टावर, वेट साइक्लोनिक स्क्रबर और आपका वेंचुरी स्क्रबर आता है किसके अंडर, वेट स्क्रबर के अंडर, ठीक है। और वेट स्क्रबर आपको बता ही दिया कि ये आपका ऐसा कंट्रोल डिवाइस होता है जो कि आपके एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है और क्या करता है, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं जो कि इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से आपके निकलते हैं, उसको रिमूव करने के काम में आता है। तो ये रहा आपका प्रिसिपिटेटर स्क्रबर, सॉरी ये रहा आपका स्क्रबर, आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ये एक प्रकार क्या है, तो ये एक प्रकार का वेट स्क्रबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोसेस, कह रहा है इनमें से किसका जनरेशन डोमेस्टिक प्रोसेस से नहीं होता है, कोकोनट सिल, फूड वेस्ट, गार्डनिंग, ट्रिमिंग और आपका स्क्रैप लम्बर। अच्छा यदि हम बात करते हैं स्क्रैप लम्बर की, स्क्रैप लम्बर क्या होता है, तो जो भी आपके वुड के पीसेज जो कि आपका डिस्कार्टेड हैं या अनयूज्ड हैं, ठीक है, उनसे जो है मिला करके आपका स्क्रैप लम्बर बनाया जाता है, ठीक है, जो कि आपको कॉमनली हाउस होल्ड में से आपको नहीं मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, चाहे कोकोनट सेल हो, फूड वेस्ट हो या आपका गार्डन ट्रिमिंग, ये सारी आपका हाउस होल्ड प्रोसेस से, डोमेस्टिक प्रोसेस से आपको मिलती हैं। तो कौन नहीं मिलता है, तो आपका स्क्रैप लम्बर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल 1986 फॉलोइंग आर द जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स पार्ट ए एफ्लुएंट इन द केस ऑफ डिस्पोजल टू इनलैंड सरफेस वाटर, द टेम्परेचर ऑफ, फिर इनलैंड सरफेस वाटर अभी ऊपर मैंने बताया उसी पे क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ डिस्पोजिंग एफ्लुएंट वाटर सेल नॉट बी एक्सीड डॉट एबव द रिसीविंग वाटर टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका रिसीविंग वाटर से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो आपको पूछ रखा है, किसके लिए, इनलैंड सरफेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट रूल जो है 1986, आपका शेड्यूल 6 में जाएंगे तो ये पूरा स्टैंडर्ड आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर पूछ रखा है, तो इनलैंड के लिए पूछ रखा है टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आपको दिखाया था टेम्परेचर इंग्लैंड के लिए कितना दे रखा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डाटा आपको दे रखी हैं। तो आपका टेम्परेचर इंग्लैंड के लिए वो 5 डिग्री ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए रिसीविंग वाटर के लिए, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, कितना 5% ज़्यादा आपका इंक्रीज नहीं करना चाहिए। बाकी पूरे डाटा आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर करेक्ट आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ कह रहा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपके जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा कह रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैन बी अचीव्ड वन सेकेंड by chemical unit process such as chemical oxidation, coagulation, flocculation and sedimentation and chemical precipitation। ओके अगला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कह रहा है आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैनॉट बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर बैक्टीरिया इज यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अच्छा जब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका एक प्रकार का जिसको हम बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल सीवेज ट्रीटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पर रिमूवल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें, कुछ चीज़ आपको बता दूँ, प्राइमरी की यदि बात करता है, यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करता है, ठीक है, यदि प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करता है तो ये क्या होता है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस होता है, प्राइमरी आपका फिजिकल होता है, ठीक है, और ट्राइटरी आपका केमिकल होता है। तो ये चीज़ें पहले आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, तो आपका जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर है जो कि अचीव किया जा रहा है किसी केमिकल यूनिट्स प्रोसेस सच एज केमिकल ऑक्सीडेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस पर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय एम्प्लॉइंग बायोलॉजिकल, उसका गलत रूप दे रखा है बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो ये भी आपका गलत है। दोनों स्टेटमेंट आपको क्या रखे हैं यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द टर्म स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI अंडर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लज स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज। क्या जो आपका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है जो कि आपका स्लज स्टेबिलिटी को क्या कहता है डिटरमाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है, ये कह रहा है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। यदि हम बात करते हैं
स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है, तो ये आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 ml, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इन द मिक्स्ड लिकर। मिक्स्ड लिकर में आपका 30 मिनट के सेटलिंग के बाद जो आपका 1 ml में जितने ग्राम आपका जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया, वो आपका क्या कहलाता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहलाता है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ स्लज जो कि आपका बायोलॉजिकल एरेशन सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, तो इसका फाइंड करने का SVI का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, SVI इक्वल टू VOB अपॉन XOB इन मिलीग्राम पर लीटर, जहाँ पर VOB क्या है, सेटल स्लज वॉल्यूम है इन मिलीलीटर पर लीटर, और XOB क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन द मिक्स्ड आर लिकर इन ग्राम पर लीटर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, तो किसके द्वारा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन ml बाई 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स इन द मिक्स्ड लिकर आफ्टर सेटलिंग ऑफ 30 मिनट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कर आई रीड द गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड आइडेंटिफाई वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। यहाँ पर भी आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए क्या दे रखा है आपका, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज नॉट रिमूव न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फ्रॉम द वेस्ट वाटर। यदि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आपके फास्फोरस, नाइट्रोजन, उसका भी रिमूवल होता है उसमें। तो ये नॉट दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही आपका रॉन्ग हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। सही बात है, जो भी वेस्ट वाटर में आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं उसको रिमूव करना, प्लस जो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं उनको भी, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी रिमूव करने का काम आपका करता है प्रेजेंस इन सॉल्युबल एंड कोलाइडल फॉर्म। तो बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है और ए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू नॉइज एक्सपोजर फोरकास्ट NEF करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर NEF के लिए स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है आपका ए, NEF डेवलप्स एज नॉइज कंटूर डायग्राम, करेक्ट। NEF जो है वो डेवलप करता है नॉइज कंटूर डायग्राम। दूसरा कह रहा है NEF जो है एसोसिएटेड है रोड ट्रैफिक नॉइज से, ठीक है। यदि हम द नॉइज एक्सपोजर फोरकास्ट को बात करते हैं, ये आपको क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है इन सिंगल नंबर रेटिंग ऑफ ओवरऑल नॉइज। जो आपका ओवरऑल नॉइज आता है उसका एक सिंगल एयरक्राफ्ट वगैरह से सराउंडिंग एयरपोर्ट्स जो आता है, जो कि आपका एक्सप्रेस करते हैं कंटूर लाइंस के द्वारा, जो कि आपका इंक्रीमेंट्स जिसका होता है 5 डेसिबल पे आपका कंटूर्स वहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो भी एयरक्राफ्ट के द्वारा साउंड आता है, जो नॉइज आता है, उसको यहाँ पर ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो पहला चीज़ ये आपका ट्रैफिक नॉइज के लिए कंटूर बनाता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका सही है। ट्रैफिक नॉइज के लिए सॉरी कंटूर डायग्राम फॉर्म करता है आपका NEF, नॉइज के लिए सही है। बट किसके लिए, रोड ट्रैफिक के लिए नहीं करता है, ये आपका जो एयरक्राफ्ट की जो नॉइज होती है उसके लिए करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग, ए वाला सही है। तो क्या हो सकता है इसमें, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नॉइज बैरियर आर करेक्ट और इनकरेक्ट। कह रहा है यहाँ पर दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉइज बैरियर के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। चलिए, सीरीज ऑफ ट्रीज बिटवीन द सोर्सेज एंड रिसीवर ऑफ ए नॉइज विल डिक्रीज द साउंड लेवल ऑफ द नॉइज एट द रिसीवर पॉइंट। कह रहा है यहाँ पर ये एक पॉइंट रहा है और एक ये पॉइंट रहा, ये रिसीवर पॉइंट है, यहाँ से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिसीवर पॉइंट है। यदि दोनों के बीच में ट्रीज वगैरह यदि दोनों के बीच में ट्रीज वगैरह हों, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये आपके नॉइज को डिक्रीज कर देंगे, उसके जो नॉइज साउंड लेवल है नॉइज का रिसीवर पॉइंट पर उसको डिक्रीज कर देंगे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट कर रहा है। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड व्हेन डिफ्रेक्शन ऑकर्स ड्यू टू नॉइज बैरियर द डिफ्रेक्शन एंगल विल बी लार्ज। नहीं, जब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हो और डिफ्रेक्शन अकर कर रहा है नॉइज बैरियर के कारण, तो वहां पर जो डिफ्रेक्शन एंगल देखने को यहाँ पर मिलता है वो आपका डिफ्रेक्शन एंगल स्मॉल देखने को मिलता है, लार्ज नहीं देखने को मिलता है। तो ये लार्ज दे रखा है जो कि आपका गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। Which of the following combinations of the noise exposure has the
मैक्सिमम नॉइज डोज। करेक्ट, इनमें से किस कॉम्बिनेशन के पास जो है मैक्सिमम नॉइज डोज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा, हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक यहाँ पर टेबल आपका होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ उसके बारे में, बाद में इसमें ऐड करा दूंगा, ठीक है। जहाँ पर एक परमिसिबल आपका नॉइज का होता है, ठीक है, परमिसिबल ड्यूरेशन होता है, एक परमिसिबल ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन, ठीक है, और एक होता है साउंड लेवल, साउंड लेवल, साउंड लेवल, ठीक है, साउंड लेवल होता है। यदि हम बात करते हैं, यदि आपका 32 है, यदि आपका ये ड्यूरेशन आपका 32 है, ठीक है, आवर्स में, तो इसके लिए साउंड लेवल, यदि हम डेसिबल में बात करते हैं, डीबीए में बात करते हैं, तो वो होता है 80। यदि आपका 16 है तो 16 के लिए आपका 85 होता है। ऐसे ही यदि ये आपका 8 है तो इसके लिए 90 होता है, 8 है तो इसके लिए 90 होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि ये आपका 6 है, 6 के लिए 92 होता है। ऐसे ही यदि ये आपका 4 है, ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो ये आपका 4 के लिए कितना होता है, तो ये आपका 4 के लिए 95 होता है, ठीक है। ऐसे ही यदि 3 है, 3 के लिए 97 होता है, तो ये आप लोग डाटा याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 है तो 2 के लिए 100 हो जाता है, 2 के लिए 100 हो जाता है, ठीक है। 1.5 के लिए 105, तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या सही है, यही आपको बताना है ना, कॉम्बिनेशन बताना है। तो कह रहा है इन एवरेज नॉइज लेवल 90 dBA इज 4। देखिए 90 का कितना हुआ, 90 वाले के लिए हम बात करें तो कितना होता है, 90 वाले के लिए 8 होता है, 4 नहीं होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट। एन एवरेज नॉइज लेवल 90 dBA के लिए 8, बिल्कुल सही, ये आपका करेक्ट हो गया। 80 dBA के लिए 6 कह रहा है, लेकिन 80 dBA के लिए 6 नहीं होता है, 80 dBA के लिए 32 होता है, तो ये भी गलत, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका 8 के लिए 85 dBA, तो भी गलत है। 16 के लिए होता है 85, तो ये आपका गलत। सही ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी इफेक्ट कॉज्ड बाय द नॉइज पॉल्यूशन। कह रहा है आपका जो है नॉइज पॉल्यूशन के द्वारा कौन सा ऑडिटरी इफेक्ट जो है इसमें से। परमानेंट हियरिंग लॉस, ओके, और क्या दे रखा है आपका लॉस इन वर्किंग एफिशिएंसी, और दे रखा है आपको रिड्यूस्ड डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, और क्या कर रहा है इंटरफियरेंस विथ स्पीच कम्युनिकेशन। अच्छा जी, हम नॉइज की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉइज ऑफ्टन की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो जो अनवांटेड साउंड, ठीक है, एंड अनवांटेड साउंड, और आपका जो ऑक्यूपेशनल नॉइज जो कि आपका फ्रीक्वेंटली जो है नॉइज एक्सपोजर होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका होता है आपका नॉइज ऑफ्टन। अब यदि हम बात करते हैं ऑडिटरी इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो ऑडिटरी इफेक्ट दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं नॉइज का, एक होता है ऑडिटरी इफेक्ट, एक होता है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट की बात करते हैं तो ये आपके हियरिंग लॉस, ठीक है, प्रॉब्लम आपका साउंड के द्वारा जो प्रॉब्लम हियरिंग लॉस वगैरह का आ जाता है, तो वो ऑडिटरी इफेक्ट में आता है। और जो कि आपका एनोयंस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये सब आता है नॉन ऑडिटरी में, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर यदि हम मेन ऑडिटरी इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें एकॉस्टिक ट्रॉमा हो गया, टेम्पररी हियरिंग लॉस हो गया, परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया, ठीक है, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर परमानेंट हियरिंग लॉस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑडिटरी इफेक्ट कॉज बाय नॉइज पॉल्यूशन। कह रहा है इनमें से नॉइज पॉल्यूशन द्वारा कॉज हुआ नॉन ऑडिटरी इफेक्ट कौन सा है, तो अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, क्या कर रखा है, परमानेंट हियरिंग ये ऑडिटरी है, ठीक है। लॉस इन वर्किंग एफिशिएंसी, स्ट्रेस वगैरह जो ये आपका नॉन ऑडिटरी है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये दोनों भी आपका ऑडिटरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस आर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है आपका एनएचएल के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस के लिए यहाँ पर करेक्ट या इनकरेक्ट है। कह रहा है NIHL कैन बी कॉज्ड बाई वन टाइम एक्सपोजर टू एन इंस्टेंस इम्पल्स साउंड सच एज एन एक्सप्लोजन। कह रहा है आपका NH जो NIHL है, ठीक है, ये आपका एक टाइम एक्सपोजर जो कि आपका एक्सप्लोजन किसी भी चीज़ के एक्सप्लोजन के कारण होता है, उसके कारण इम्पल्स साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये कह रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसी कैटेगरी में आता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, NIHL कैन बी कॉज्ड बाय कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू लाउड साउंड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम सच एज नॉइज जनरेटेड इन ए वुड वर्किंग शॉप। तो वहाँ पर भी जो नॉइज जनरेट होता है ना वुड वर्किंग शॉप में, तो वहाँ पर भी आपका ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल एंड कैन बी यूज्ड एज रिन्यूएबल एनर्जी। कह रहा है इनमें से कौन से जो है मेजर गैस है जो कि लैंडफिल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में यूज में लाए जा सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जो आपका मीथेन की यदि हम बात करते हैं तो मीथेन क्या है, मीथेन एक प्रकार का कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो कि आपका प्राइमरी कंपोनेंट होता है नेचुरल गैसेस का, ठीक है। और ये जो है इसको हम ग्रीन हाउस गैस के रूप में, ठीक है, ग्रीन हाउस
गैस के रूप में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि 25% वार्मिंग इफेक्ट को ग्रीन हाउस में आपका ये इम्पैक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बट यदि हम मेथेन की बात करते हैं तो ये आपके लैंडफिल से, फॉसिल फ्यूल से, इन सब से आता है। बट मीथेन को हम क्या कर सकते हैं, मीथेन को हम एनर्जी कन्वर्जन कर करके उसको हम अपने जो है ग्रीन हाउस एनर्जी के रूप में यूज में ला सकते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम यूज में ला सकते हैं किसको, मीथेन को, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, एज पर CPHEO the 2016 the minimum sitting distance of land for sanitary landfill site shall be away from center line of highway or railway line and water supply wells। कह रहा है एज पर CPHEO 2016, कह रहा है जो आपका चाहे आपका रेलवे लाइन हो या हाईवे हो या वाटर सप्लाई वेल हो या कोई वेल कंस्ट्रक्ट सिटी हो, उससे कितने डिस्टेंस पे, मिनिमम कितने डिस्टेंस पे हम जो है अपने लैंडफिल, सैनिटरी लैंडफिल्स को जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सैनिटरी लैंडफिल की, ठीक है, ये लगभग आपका जो भी रेसिडेंशियल एरिया हो, रोड हो, रेलवे हो या वाटर सप्लाई एरिया हो, उससे हम 500 एटलीस्ट 500 मीटर की दूरी पर जरूर उसको हम रखते हैं, इससे कम दूरी नहीं रखनी चाहिए। ये आपको कौन देता है, अकॉर्डिंग टू आपका सेंट्रल पॉल्यूशन हेल्थ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन 2016 का डाटा ये आपको रिकमेंड करता है, ठीक है, ये आपको ये रिकमेंड करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एटलीस्ट 500 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR पॉलिसी। कह रहा है इनमें से जो है कौन सा EPR पॉलिसी जो है उसका जो है एडवांटेज नहीं है, ठीक है। कह रहा है क्रिएशन ऑफ incentives for environmentally friendly products design, okay। The provision of monetary incentives to the consumer to return the product or package, okay। Increase in natural resource demand for packaging and product containers या क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, यदि हम EPR पॉलिसी की यदि हम बात करते हैं, जिसको हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियली, ये आपका एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता है जो कि इंकरेज करता है मैन्युफैक्चर ऑफ डिजाइन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करता है, आपका फाइनेंशियल आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। बाकी यदि हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, पहली चीज़ तो आपको बता दिया कि आपका ये फाइनेंशियली आपको प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या करें, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स अपना डिजाइन कर सकें, ठीक है। ये आपका जो भी आपके यदि आप रिटर्न कर रहे हैं, जो आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग वगैरह जो कंज्यूमर रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए मोनोमेट्री मतलब पैसे में कुछ इंसेंटिव देता है ये प्रोविजन, ये भी बात सही है। तो ये दो स्टेटमेंट सही मिल गए। कह रहे इंक्रीज द नेचुरल रिसोर्सेज डिमांड, नहीं, ये नेचुरल रिसोर्सेज डिमांड आपका पैकेजिंग प्रोडक्ट के लिए नहीं आपको इंक्रीज करता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इससे रिलेटेड इसका नहीं है। क्रिएशन फॉर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कलेक्शन और रिसाइकलिंग मटेरियल के लिए भी ये प्रोवाइड करता है, तो ये भी सही है। कौन सा नहीं है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द एब्रेशन MOEF and CC is used to indicate a ministry dealing with environmental impact assessment studied in India. What does abrasion stand for? तो कह रहा है इसके लिए इसका फुल फॉर्म आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट जो का MOEF है, इसका फाउंडेशन कब हुआ, 1985 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। रीनेम कब किया गया, तो 2014 में आपका इसको रीनेम किया। और न्यू नेम क्या दिया गया, इसका न्यू नेम दिया गया द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज, जिसको MOEF एंड CC कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो इसका रीनेम 2024 में कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पर यदि क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, डिटेल में लिखी हुई है। कह रहे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। कह रहे पब्लिक पार्टिसिपेशन इन EIA रिड्यूसेस कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द एक्सपर्ट एंड लोकल्स। इनकरेक्ट बताना है। कह रहा है कि आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन जो होता है EIA में, हाँ,
यदि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको रखें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, तो जो आपका एक्सपर्ट है और जो लोकल्स हैं उनके बीच कॉम्बिनेशन जो गैप होती है ना उसको रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। करेक्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन विल बी एबल टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन मैनेजमेंट कंसिडरेशन लोकल कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। यदि आप पब्लिक पार्टिसिपेशन है जो उसको यदि आप अवेलेबल कराएंगे तो आपको मैनेजमेंट को एडवाइस भी मिलती है लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये भी स्टेटमेंट सही है। कह रहे हैं अपोजिशन टू मैनेजमेंट विल बी रिड्यूस इफ पीपल आर इन्फॉर्म। सही बात है। यदि आपका पीपल जो है इन्फॉर्म्ड होंगे तो मैनेजमेंट भी आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही बात है। कह रहे पब्लिक पार्टिसिपेट इन EIS शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस नॉनसेंस क्रिएशन। कह रहा है कि आपका ये नॉनसेंस क्रिएट करता है यदि हम पब्लिक पार्टिसिपेशन को जो है अलाउ करते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन यही मिल जाएगा। इनकरेक्ट पूछा तो यही आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यदि स्टेजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला स्टेज क्या होता है, स्क्रीनिंग स्टेज होता है। दूसरा स्टेज आपका स्कोपिंग स्टेज होता है। ठीक है, इसके बाद आपका पब्लिक कंसल्टेशन स्टेज होता है और पब्लिक कंसल्टेशन करने के बाद से आपका अप्रेजल स्टेज होता है। तो ये भी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 4 ecosystems has been given out of the which 3 are alike in some manners and 1 is different. Select the one that is different in with respect to nature of ecosystem. तो यहाँ पर इकोसिस्टम के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है 3 एक जैसे हैं, एक जो है अलग है। वो आपको बताना है कौन सा अलग है, रिवर, फॉरेस्ट, एक्वेरियम और विलेज। यदि हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है, ये आपका नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है, आपका नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से घिरे हुए रहते हैं और अपना प्रक्रिया पूरी करते हैं। यदि हम बात करते हैं ये 2 प्रकार का होता है। एक आता है आपका नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें आपका क्या क्या आता है नेचुरल इकोसिस्टम में, आपका रिवर आ गया। ठीक है, रिवर नेचुरल इकोसिस्टम है। आपका फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट आ गया। रिवर, फॉरेस्ट, ऐसे ही आप जो ये दोनों ये सब क्या है, जितनी चीज़ें ये आपके नेचुरल में है ऑप्शन में। चाहे एक्वेरियम हो गया, ये भी आपका नेचुरल में है। बट यदि हम बात करते हैं दूसरा आपका जो एंथ्रोपोजेनिक और मैनमेड इकोसिस्टम है, जिसमें क्या क्या आता है आपका क्रॉप फील्ड इकोसिस्टम, गार्डन, ठीक है, आपका विलेज, ये सब क्या आते हैं आपके जिसमें आपके एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कह रहा है कि यहाँ पर वाटर के परमानेंट हार्डनेस के लिए, ठीक है, कौन सा पैरामीटर यूज में रहा जाता है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है। कह रहा है इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग, इट फॉर्म्स insoluble scum with soap। कह रहा है it affects the cleaning action of soap और it contains dissolved salts and calcium and magnesium। अच्छा, यदि हम हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, ऊपर मैंने बताया था, ठीक है, तो हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में ऊपर मैंने आपको बता दिया था पूरे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, ये यूजुअली कॉज किसके द्वारा होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, जो कि आपको सॉप के साथ क्या करते हैं, स्कम फॉर्म करते हैं। अब यदि हम इसके रिमूवल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। इसके रिमूवल के प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। जिसमें यदि हम बात करें 2 प्रकार का रिमूवल, एक रिमूवल ऑफ हार्डनेस में आता है टेम्पोररी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। यदि हम टेम्पोररी हार्डनेस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो भी आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो है, ठीक है, उसका रिमूवल हम करते हैं। उसके लिए 2 मेथड है, आपका एक बॉइलिंग है और एडिशन ऑफ लाइम है। ठीक है, इस तरह हम परमानेंट हार्डनेस की यदि हम बात करते हैं तो परमानेंट हार्डनेस में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स हैं, ठीक है, उनको या उनके नाइट्रेट्स हैं, उनको जो हम रिमूव करते हैं। जिसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें आयन एक्सचेंज मेथड है, आपका रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड है, ठीक है, डीआयोनाइज प्रोसेस है, आपका लाइम सोडा मेथड, ये सब आपका परमानेंट के लिए। ठीक है, और टेम्पोररी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कौन सा परमानेंट। परमानेंट के लिए बॉइलिंग यूज में नहीं लाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट में बॉइलिंग यूज में नहीं लाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बाकी पूरी प्रोसेस यहाँ पर हमने दे रखी है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट्स इज ए टाइप ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट दैट कम्स अंडर इन्वायरमेंटल ऑडिट कैटेगरीज। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ऑडिट के टाइप्स दे रखे हैं आपका मैनेजमेंट के लिए, ऑडिट मैनेजमेंट के लिए। कह रहा है कौन सा ऑडिट मैनेजमेंट जो है आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट के कैटेगरी में आता है। कॉम्प्लायंस ऑडिट, पॉलिसी ऑडिट, इक्वेशन ऑडिट और हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट। यदि हम पॉलिसी ऑडिट की बात करते हैं, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंटल ऑडिट होता है, जो कि आपका पॉलिसीज वगैरह को जो है आपको एसेस करता है और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उनको लागू कराने का जो गोल अचीव करनी है इन्वायरमेंटल के, उसमें आपका पॉलिसीज तैयार करता है। सही ऑप्शन क्या होगा, पॉलिसी ऑडिट। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेट्रोट्रॉप्स इज क्लासिफाइड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कह रहा है इनमें से किस हेट्रोट्रॉप्स को जो है आप सेकेंडरी कंज्यूमर में रखेंगे, रोडेंट्स को, काउज को, गोट्स को या स्पैरोस को। यदि हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, ठीक है, कौन कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट, सर्टेन बैक्टीरिया, एल्गाई, ठीक है, जो कि आपका फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी कंज्यूमर को, तो उसमें आपका जितने ऑर्गेनिज्म जो कि आपको फीड करते हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा, जैसे वुल्स, डॉग्स, स्नेक्स, ईटीसी, स्पैरो, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कौन सेकेंडरी कंज्यूमर है इसमें से, तो यदि हम बात करें तो स्पैरो क्या है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच टू डिजाइन फॉर सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर इसमें से कौन सा अप्रोच जो है सस्टेनेबिलिटी के डिजाइन के लिए आपका होता है। सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज विथ लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, डिजाइन ऑफ सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी, ओके, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरबिलिटी, डिजाइन ऑफ सप्लाई चेन। यदि हम बात करते हैं अपने सस्टेनेबिलिटी के डिजाइन की बात करते हैं अप्रोच की, तो सबसे पहला उसमें ही अप्रोच क्या होता है कि हम ऐसे रिसोर्सेज को सेलेक्ट करें जिनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है कम हो, वो आपके क्या, वो रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल हो, रिसाइक्लेबल हो और बायोडिग्रेडेबल हो। तो इनको आपको ध्यान में रखना जो ये सस्टेनेबिलिटी पे क्या क्या ध्यान में रखते हैं, तो आपके पब्लिक पॉलिसी, कल्चरल, एनर्जी, रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सारी सस्टेनेबिलिटी के अंडर में आती है और इन सबको हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ISO प्रोविजन डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क फॉर लाइफ साइकिल असेसमेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा जो ISO प्रोविजन है, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल और फ्रेमवर्क जो है लाइफ साइकिल असेसमेंट का, वो आपको डिस्क्राइब करता है। तो यदि हम बात करते हैं अपने ISO 1404/2006 को, तो ये डिस्क्राइब करता है प्रिंसिपल एंड फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट। जिसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ गोल एंड स्कोप ऑफ LCA, लाइफ साइकिल इन्वेंटरी एनालिसिस होता है आपका, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इसमें लाइफ साइकिल इंटरप्रिटेशन फेज होता है, रिपोर्टिंग फेज होता है, क्रिटिकल रिव्यू होता है, ये सब इसमें आता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यदि हम ISO 2362/2006 की बात करते हैं तो नॉन टेक्नोलॉजीज के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है। यदि ISO 15649/2006 की बात करते हैं, ये आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के लिए आपके इंडस्ट्रियल पाइपिंग में यूज में लाया जाता है। और ये आपका यदि हम बात करते हैं ISO 17985/2006, ये पेंट एंड वार्निशेस के लिए आपका देता है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू E. बार्बियर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज। कह रहा है जो E. बार्बियर एक साइंटिस्ट रहे हैं, इनके द्वारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो क्या है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर E. बार्बियर जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपके फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो आपकी पॉवर्टी, कहते हैं रिड्यूस द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को यदि हम रिड्यूस कर रहे हैं तो वर्ल्ड में पुअर्स की संख्या कम होगी, जिसके कारण आपका एजुकेशन वगैरह सब कुछ, कल्चरल डिस्ट्रप्शन वगैरह सब कुछ सही होगा, जिसके कारण हमारा इन्वायरमेंटल जो है वो सस्टेनेबल आपको मिलेगा। तो पहला ऑप्शन क्या कर, टू रिड्यूस द एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर बाय प्रोवाइडिंग लास्टिंग एंड सिक्योर लाइवलीहुड्स दैट मिनिमाइज रिसोर्स डिप्लीशन, ठीक है। रिसोर्स डिप्लीशन को मिनिमाइज करेगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करेगा, कल्चरल डिस्ट्रप्शन को मिनिमाइज करेगा और सोशल इनस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करेगा। तो ये इनका स्टेटमेंट बिल्कुल ए वाला आपका करेक्ट है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। बी क्या कर, टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, नहीं कह रहा है कि इसको फ्यूचर जनरेशन को वो करके, तो ये इनकरेक्ट हो जाए। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही उनका स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले पे, कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑफसेट विच इज यूज्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्बन ऑफसेट जो हम यूज करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। कह रहा है कार्बन ऑफसेट एम्स एट द रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, बिल्कुल सही बात है। जो कार्बन ऑफसेट के लिए हम बात करते हैं, ये एक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज में लाया जाता है, जिससे आप ग्रीन हाउस एमिशंस जो है उसको इन्वेस्ट किया जा सके, प्रोजेक्ट्स को बनाया जा सके, ठीक है, जिससे उसको हम कम कर सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन वन द वे जनरेट कार्बन ऑफसेट, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है 1 कार्बन सेट्स ऑफसेट्स इक्वल टू रिडक्शन इन 1 मीट्रिक टन, बिल्कुल। यदि 1 कार्बन
ऑफसेट्स की बात करते हैं, ये आपका किसके इक्वल होता है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मीट्रिक टन, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या दे रखा है 450 नहीं 1 मीट्रिक टन, तो ये आपका गलत दे रखा है। 227 करीब आता है आपका केजी में, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन, तो ये हम गलत पूछ रहा है कौन है ना, तो यही आपका गलत है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरी चीज़ें हमने दे रखी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030 अकॉर्डिंग टू द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा 2030 तक जो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव करना है, इनमें से कौन नहीं है। नो पॉवर्टी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्वालिटी एजुकेशन, लाइफ ऑफ मार्स। 1 सितंबर 2015 को जो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की हुई थी, वहां पर 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 एजेंडे जो है वहां पर बनाए गए थे, जिसमें क्या क्या है, जिसमें आपका क्या है, गोल 1 नो पॉवर्टी है, गोल 2 जीरो हंगर है, गोल 3 आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, गोल 4 आपका क्वालिटी एजुकेशन है, गोल 5 आपका जेंडर इक्वालिटी है, गोल 6 यदि हम बात करते हैं तो क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इसी तरह आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस इन इक्वलिटी है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है, क्लाइमेट एक्शन है, आपका लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल, ये सारी चीजें आपको आएंगी। बट इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो लाइफ ऑफ मार्स इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरह से हमने पूरा अपना इस पेपर में जो भी इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है इस इन्वायरमेंटल किसी भी स्टेट का पेपर देने वाले, एग्जाम देने वाले हों, तो ये हमारी ई बुक को आप जाकर के परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।